बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बज़ाहिर आपके सामने सिंगल बेंच, लेकिन कुछ ही देर में हम 1 से 2 हो जाएंगे और सुहेल रशीद साहब इस चंद ही लम्हों बाद हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि बहुत अजीब अजीब से काम होते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ कि तारीख में पहली बार के एक साथ मुल्क के 3 ऐवानों के अपोजिशन लीडर्स को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें आपसे चंद ही लम्हों पहले रिहा भी कर दिया गया है। इसके अलावा आइनी बेंच के वजह से कुछ खबरें हैं और कुछ खबरें कौमी असम्बली से हैं। मज़ेदार चटपटी किस्म की चीज़ें हैं। कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान और ट्रायल कोर्ट से भी कुछ बुशरा बीबी के हवाले से अपडेट्स हैं, वो आपसे जल्दी जल्दी में शेयर करते हैं क्योंकि वक्त की किल्लत है और सारी खबरों को मुकाना है। तो सबसे पहले आते हैं जनाब ये अरकान जो असम्बली हैं PTI की, इनकी गिरफ्तारी की तरफ। हो ये नाज़रीन के अदालती हुक्म पर कहा गया था कि सियासी रहनुमाओं की मुलाकात करवाई जाए। उमर अयूब साहब, शिबली फराज, ये दोनों गए। इसके अलावा साहबजादा हामिद रज़ा थे, मलिक अहमद ख़ान बचर जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, ये थे। ये कुछ रहनुमा थे, आलिया हमजा साहिबा भी थी। ये लोग गए अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और नासिर अब्बास राजा साहब की भी इतला थी कि वो वहाँ पर मौजूद थे, मुलाकात के लिए गए थे। अलबत्ता इन बाकी तमाम रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। पहले मुलाकात ही नहीं करने दी गई अदालती हुक्म के बरक्स, और फिर उनको हिरासत में भी ले लिया गया। उसके अलावा रावलपिंडी की एक अदालत से शेख वकास अकरम साहब जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। ये सारी एक्टिविटी बेसिकली जो कैरी आउट की गई है, बज़ाहिर यही लगता है कि क्योंकि सवाबी में ये ऐलान किया गया था कि नवंबर की ही कॉल इमरान खान साहब देंगे, तो अब हुकूमत को ये डर था कि शायद कहीं इमरान खान साहब इन सियासी रहनुमाओं के ज़रिए कोई कॉल ना दे दें, कोई डेट ना अनाउंस कर दें कि फ़लान डेट को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करना है या पिंडी की जानिब आना है या पूरे पाकिस्तान में धरने दे के उसको बंद करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। ये स्ट्रेटजी बाहर ना आ जाए, इस चीज़ से निपटने के लिए ये इक़दाम हुकूमत की जानिब से बज़ाहिर किया गया। तमाम रहनुमाओं को पहले तो अंदर नहीं जाने दिया गया, मुलाकात नहीं करने दी गई। उसके बाद उनको वहीं से हिरासत में ले कर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया गया, और अब चंद ही लम्हों पहले इतला आई है कि इन तमाम जो सियासी रहनुमा उनको रिहा कर दिया गया है, नहीं कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और रिहाई अमल में लाई गई है। सेनेट के अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि तीनों एक साथ अरेस्ट हुए हों, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से काम हिस्ट्री के बरक्स हो रहे हैं। जो आज तक कभी नहीं हुआ था वो कुछ हो रहा है, यहाँ भी वही एग्जैक्टली वही कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, वो अब भी हो रहा है। नाज़रीन, फॉर्म 47 के इलेक्शंस को तो हम जिक्र करते ही रहते हैं। आज एक कौमी असम्बली में बड़ा अजीब सा काम हुआ है, हमने देखा। कायमा कमेटी पर कानून इंसाफ में गए हुए थे मैं और सुहेल रशीद साहब। वहाँ हुआ ये कि आलिया कामरान साहिबा जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की अहलिया हैं और JUI की जानिब से मखसूस नशिस्त के ऊपर कौमी असम्बली के रुकन भी हैं और बड़ी वोकल और बड़ी एक्टिव खातून है। मैं बड़े अरसे से उनको देख रहा हूँ जब से वो ईवान का हिस्सा हैं। हमेशा हर मामले में बड़ा थ्योरेटिकली चलती हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं असम्बली की कार्रवाई में, चाहे कायमा कमेटियाँ हों। तो उनकी जानिब से एक चीज़ का इजहार किया गया, उनको ये कहा गया जनाब कि उन्होंने एक बिल पेश किया था कि जो दूर दराज के इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं, उनका जो जॉब्स का कोटा है उनको बढ़ाया जाए। अच्छा, उनका ये कहना है कि गुज़श्ता इजलास में जो कमेटी का इजलास था 13 अरकान थे, 7-6 से वोटिंग हुई, 7 ने हक में वोट दिया बिल के कोटा बढ़ाया जाए और 6 ने उसकी मुखालफत की। तो क्योंकि अक्सरियत ने हिमायत की थी लिहाजा बिल मंजूर हो गया था। इजलास के बाद बताया जा रहा है उन्होंने जो अपना इख्तलाफी नोट आज दिया उसमें उन्होंने ये लिखा है कि MQM की जानिब से धमकी दी गई कि अगर देही इलाकों का या पसमानदा इलाकों का कोटा बढ़ाया गया और शहरी इलाकों का कोटा कम किया गया, क्योंकि MQM शहरी जमात है, तो वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, हुकूमत की हिमायत छोड़ देंगे। इस पर जो कायमा कमेटी के जो चेयरमैन है महमूद बशीर विर्क साहब, उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इस मामले को मंजूर हुए बिल को लिख दिया कि मंजूर नहीं हुआ और डेफर कर दिया नेक्स्ट मीटिंग के लिए, जो आज उन्होंने कहा जी ये दोबारा किस तरीके से आए, मैं तो इसके ऊपर बात ही नहीं करने दूंगी किसी को, ना खुद इस बिल के ऊपर बात करूँगी, मामला स्पीकर को भिजवाया जाए। फिर कहा गया कि जी 6-6 वोट बराबर थे, लेकिन और चेयर ने जो चेयरमैन है कमेटी के महमूद बशीर विर्क, उन्होंने वो कहते नहीं मैंने अपना वोट ही नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जी सेक्रेटरी साहब ने क्या 12-13 बंदे भी नहीं गिने जा सकते, ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी गलती हो जाए, और सारा मीडिया यहाँ मौजूद था, सारे अरकान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं तो गिनतियाँ चेक नहीं करती होती यहाँ पे बैठ के कि जी किसने कितने वोट दिए किसने नहीं दिए, तो इन लोगों का अमले का काम था। अलबत्ता उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया इस मामले पे और अपना इख्तलाफी नोट भी इस हवाले से दिया और ये मामला अभी डेफर कर दिया गया इस बिल को भी। तो फॉर्म 47 पे हमने इलेक्शन तो होते देखे, नताइज बदलते देखे,
लेकिन यहाँ पर कौमी असम्बली की कामा कमेटी से मंजूर शुदा बिल नामंजूर इजलास के बाद भी हो जाते हैं। ये भी एक अजीब सा कह लें कि कारनामा था जो आज हमें कौमी असम्बली में देखने को मिला। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि आईनी बेंच, आइन के मुताबिक बना हुआ बेंच, 26वीं तरमीम के मुताबिक बनाया गया बेंच, वो बेसिकली आज उसकी जजेस कमेटी का इजलास हुआ। तकरीबन 1 घंटा इजलास जारी रहा और इजलास को के बाद बाकायदा आइनी बेंच फाल करने का फ़ैसला किया गया है। और फैसले किया गया कि 14 नवंबर से, यानी कि परसों से बाकायदा जो समात है आइनी बेंच वो समात का आगाज़ करेगा। सुहेल रशीद साहब को बड़े जुलूस के आमद पर पंडाल में खुशामदीद कहते हैं। सुहेल साहब स्टेज पर तशरीफ लें, कारकुनों को नीचे रोक दें, नारे ना लगाएं, खिताब जारी है। अच्छा सुहेल साहब, 14 नवंबर से आइनी बेंच फाल हो रहा है और अभी कुछ ही देर में सामने आ जाएगी तफसीलात के कौन कौन से मुकदमात उनके सामने लगेंगे। फैसल बताओ, उन्होंने ये किया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ में दिया गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो मुकदमा पहले आया वो पहले सुना जाएगा, जो बाद में है बाद में सुना जाएगा। इस तरतीब से उन्होंने चलने का फैसला किया है। ज़रा सी बड़े बल्ब से रोशनी डालेंगे आइनी बेंच पे। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के साथ अगर कोई अर्ली हियरिंग की दरखास्त आती है तो उस पर बेंच क्या करेगा, मेरा पहला सवाल है। अच्छा, उस पर उन्होंने ये लिखा, उस पर आइन में ये लिखा हुआ है, या बल्कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ में अगर वो रूटीन से हट के किसी केस को टेकअप करते हैं तो वो उसके रीजन रिकॉर्ड करेंगे इन राइटिंग, कमेटी जो फिक्स करेगी ना कि यार हमने इस वजह से इसको जल्दी लगाया। एग्जैक्टली अच्छा, साथ ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे आप देखना ये है कि कौन से केसेस उन्होंने लगाते हैं, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के साथ कुछ फर्स्ट ट्रांसफर्ड केस भी हैं अब इनके पास, जो रोज़ इधर दूसरे सादा अदालतों में लगते हैं। ये तो अंडे वाली एक सादा है। तो जिंगर शवारमा और सादा, ठीक है, तो जो सादे से जिंगर को ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनका क्या बनेगा? यस, वो कब वो डेट देखेंगे ना कि यार वो दायरे नहीं देखेंगे, उनको जब मुंतकिल हुआ शायद तब से देखें। हाँ, लेकिन अब चले, अच्छा हुआ वैसे तो वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह को कुछ रोज पहले रिमार्क्स देने चाहिए थे। देखें बेंच फाल हो गया है ना, बेंच फाल हो गया। हाँ, तो जस्टिस मंसूर अली शाह आज भी जो है ना आईनी बेंच में ना होते हुए उन्होंने आईनी बेंच को फाल करवा दिया है। तो देखें जी अब क्या बनता है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, अभी जब हम कौमी असम्बली से निकले तो आज़म वज़ीर तारड़ साहब के साथ मैंने कोई थोड़ी सी गुफ्तगू की मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। उनसे मैंने स्पेसिफिकली सवाल पूछा कि 13 जजेस का फैसला है, अब आईनी बेंच के 7 रुकनी उसको सुन सकता है या 13 ही जज दरकार होंगे, रिव्यू में फैसला तब्दील अगर करना पड़े या बरकरार रखना पड़े, इवन कि इसको सुनने के लिए भी। उन्होंने कहा कि जी आप गलत बंदे से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा जी आइन की मंशा के इसमें आप ही मुतलका बंदे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो बेंच बना है आइनी बेंच, वो फैसला करेगा कि वो ये सुन सकता है या नहीं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, तो मंसूर अली शाह साहब वाली बात है कि अगर हम बैठ के किसी आइनी केस का फैसला कर दें, कोई हमारा क्या कर लेगा? आइनी बेंच का क्या हो जाएगा? ज़्यादा तो उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील आ जाएगी, या अगर वो ऑलरेडी रिव्यू है, रिव्यू किया तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर। हाँ, नहीं वो तो ज़ाहिर है, अब इनके पास वो केसेस आएंगे, उनको ये खेलेंगे खुद ही, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन तारड़ साहब से जब ये गुफ्तगू हो रही थी, एक तो वो जल्दी में थे, दूसरा वो मेरा ख्याल है इस सवाल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। हाँ जी, बात यह है कि जो तरमीम की है वो भी तैयार नहीं सवाल। बेंच कैसे फैसला करेगा, बेंच कौन सी इंटरप्रिटेशन करेगा कि एक फुल कोर्ट का फ़र्ज़ किया कोई 13 या 15 रुकनी के बेंच का फैसला है, तो उस पे जी अब हम फुल कोर्ट हैं। फुल कोर्ट की डेफिनेशन नहीं की गई आईनी बेंच के लिए, आइन में डिफाइन नहीं किया गया, तो ये बिल्कुल 63 जैसा मामला हो जाएगा जी कि आप आइन में कोई नई चीज़ दर्ज कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जी अब हमारे जो 7 मेंबर है ना, ये फॉर पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ये फुल कोर्ट होगी। ऐसा नहीं है, अलग कोर्ट तो बनाई नहीं गई। आप तो कुछ जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनको ये इजाफी चार्ज दिया गया है। फुल कोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट की वो तमाम जजेज ही हैं। और अगर ये बेंच इस तरह करता है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को या कानून को या आइन को रीराइट नहीं कर रहा होगा? एग्जैक्टली नहीं, आइन को मैं यही तो कह रहा हूँ, 63 जैसा मामला हो जाएगा ना, रीराइटिंग वाली बात, रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी। इतने आसान मामलात नहीं है जितनी मुस्कुराहट से आज़म वज़ीर तारड़ साहब बड़ा हर जगह से यूं 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 निकली जा रहे हैं। लेकिन बार बार ये कहते हैं मेरे 10-15 बंदे बैठे नहीं, पता नहीं क्यों बैठे नहीं, अल्लाह खैर करे आज। नहीं, उनके पास आते रहते हैं लोग मुलाकातों के लिए, वकील शकील बहुत सारे आ जाते हैं। और अच्छा नाज़रीन, ये तो हुआ मखसूस नशिस्तों की बात भी हमने साथ ही कर ली। कादी साहब ने जो गुल खिलाए थे ना, वो सामने आना शुरू हो गए। पीटीआई ने नाज़रीन एक मखसूस बल्ले के निशान के केस में एक और सेकंड नजर सानी कह लें, क्यूरेटिव रिव्यू कह लें, क्यूरेटिव रिव्यू उन्होंने दायर किया है। और इसमें उन्होंने ये कहा कि बेसिकली मुबारक सानी केस का हमने इसके उस पर रिलाई किया है
कि उसमें भी रिव्यू के बाद करेक्शन ऑफ ऑर्डर के नाम के ऊपर एक फैसला करके और 2 फैसले रिवर्स कर दिए गए थे, पहले 2 कलअदम हो गए थे। हमें तो सुना ही नहीं गया, एक तरफा फैसला रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, लिहाजा इस पे जो है ना उस फैसले को रिव्यू किया जाए और फैसले को दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और अब केसेस की समाअत रिकॉर्ड भी हो रही थी, रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्डिंग मजे भी की बात। मौजूद होगी, और उसमें हामिद खान ने जो एतराज उठाया कि जो मेरी असल पूरा बयान था वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, और चले अच्छा नहीं किया ज्यादा अच्छा और वो हो गया। बयान क्या था कि सुने, भाई सुने, काजी सुने। फायज साहब हमें एतबार नहीं है, सुनने इसके ना साथ सर, हम नहीं जा सकते। एक और भी चीज़ है जो उन्होंने एक नुकता उठाया था कि आइन में तरमीम होगी, आइनी बेंच बनेगा। काजी साहब ने कहा जी मैं लिखवा ही नहीं रहा। अब तो ऑर्डर में ये भी नहीं है कि उन्होंने ये कहा था कि आइनी बेंच में लगा, तो इसे सादा सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकती है, अंडे वाली नहीं सुनेगी। हाँ, सादा नहीं, सादा ही सुनेगी, डेफिनेटली सादा सुनेगी। लेकिन उसमें क्यूरेटिव रिव्यू देखें, 2 जजेस साहब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं उस केस के, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा। तो मेरा ख्याल है एक जज इनके साथ कोई और शामिल हो जाएंगे। तो क्यूरेटिव रिव्यू में रिलीफ का तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन पीटीआई ने फिर भी अच्छा वो है कि दोबारा एक दफ़ा नॉक किया है कि सादा बल्ला वापस हाँ, काजी साहब के जाते जाते अब पीटीआई और तो कुछ वैसे भी नहीं कर रही, तो यही कर ले। अभी अडयाला के बाहर से तो उनको गिरफ्तार किया गया, वो आप खबर दे चुके हैं हाँ, कि वो नहीं? दे चुका हूँ। तो वापस रिहा छोड़ भी हो दिया गया गया है, है। हाँ, छोड़ दिया गया, और उन्होंने वार्निंग दी गई है 144 वायलेट करने की। और मीनवाइल अडयाला में मुलाकातों का टाइम खत्म हो गया जो उन्होंने निकालना था, बेसिकली वही करना था। क्योंकि अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब करके 2 रोज पहले कहा था कि आपने मंगल के रोज इनको मिलवाना है, मिलवाना है या मलवाना है, वो हाँ, आप जुमेरात तक मामला जो है पेंडिंग हो गया। इसी तरीके से खान साहब की बेल्स की भी बात कर लेते हैं। एक तरफ बरियत की दरखास्तों में आज फैसला आना था, जज साहब नहीं थे, ठीक है, दूसरी तरफ जमानत का था तो प्रोसिक्यूटर नहीं थे, और दोनों, एक जज साहब नहीं थे, चलो वो तो मामला ही खत्म हो गया। इधर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर का पहले कहा जी उनको बुला के लिए, प्रोसिक्यूटर सब नहीं है, फिर केस ही एडजर्न कर दिया अगले हफ्ते के लिए। जी 20 तक के इन द मीनवाइल वो फर्दर जुर्म भी आयद करे, सारा कुछ करते हैं, फिर कह सकें जी अब तो ट्रायल शुरू हो गया, अब तो ट्रायल मुकम्मल होने दें। नहीं, जमानत के लिए तो ये वो नहीं है, नहीं वो उसमें कहते हैं इतने गवाह इतने दिन में ट्रायल मुकम्मल कर लें तो ठीक है, अमूमन फिर ये कहा जाता है ना। हाँ, तो टाइम तो उन्होंने टाइम लेना था, उन्होंने ले लिया है। बात ये है कि इस वक्त ये दोनों वाकयात क्यों हुए हैं, देखें, कंस्पिरेसी में किसी में हम नहीं जाते, लेकिन इस वक्त इमरान खान सिर्फ तोशाखाना 2 की वजह से अंदर है। हाँ, बाकी सारी जमानतें हैं, बरियत है, रिहाई है, कई चीज़ों में इस वक्त सिर्फ तोशाखाना 2 में गिरफ्तारी है। सर मैं एक चीज़ और कहूँगा आपको, उन दोनों इवेंट्स को, बेल और ट्रायल वाले कोर्ट का जज करना होना, इन दोनों को गिरफ्तारियों के साथ मिला कर देखें, ताकि खान की ना आज वकीलों से मुलाकात हो, ना उनका कोई डायरेक्शन इशू कर सके एहतजाज के वाले से, ना सियासी लोगों को कर सके। जी जी, और उनकी जो बेसिकली डायरेक्शन रोकी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तारीख दूंगा। अब उन्होंने एक चीज़ क्या किया, तो खुद के ऊपर फर्दे जुर्म भी रुकवा लिया, सारा कुछ रुकवा लिया है, ठीक है। तो इमरान खान अभी इस पे अगर ये मामला रहा तो पूरा नवंबर इमरान खान का कुछ नहीं है। आज सलमान सफदर साहब से इधर मुलाकात हुई, किसी आम शायरी के केस के लिए जा रहे थे। अच्छा। तो पूछा जी कि केसेस का क्या बना, तो उन्होंने कहा कि केसेस बस ये है कि ये सीढ़ियाँ मेरे साथ केस नहीं चढ़ पा रहे, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पा रहे, नीचे उनको इधर उधर करी जा रहे हैं। वो कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, तो मैं उसको 2 दिन में सस्पेंड करा लूँगा हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है और जो उन्होंने एविडेंस कंक्लूड किया, क्लोज किया है नैब ने, वो हमारी फेवर में चला गया है। और वो फेवर में कैसे चला गया, हाई कोर्ट ने कहा था चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की स्टेटमेंट के बाद अब ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, और नैब ने फर्दर इंक्वायरी नहीं की। वो स्टेटमेंट क्या थी कि इमरान खान ने कोई फायदा नहीं लिया इस केस से, देने का भी ना उनका कोई रिश्तेदार लिया, ना फ्यूचर में ले सकते हैं, ना उन्होंने शबाना रोज मेहनत करके कोई कमीशन। हाँ, तो उन्होंने कहा जी कि ये इस सीएफओ के बाद हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ था कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, तो कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं हुई। उसी में अगर पुराने पे वो सजा देते हैं तो वो कहते हैं मैं इसे हाईकोर्ट से सस्पेंड करा लूँगा, और बाकी कोई केस नहीं बचा हुआ। तो वो कहते हैं जो तोशाखाना 2 में बरीयत की दरख्वास्त का फैसला नहीं आया ना, तो उन्होंने कहा जी कि वो फैसला, क्योंकि उसको खारिज करने का फैसला लिखना इंतहाई मुश्किल काम है किसी अच्छे जज के लिए। वाह जी वाह। सुहेल साहब, खबरें डिस्कस हो गई, मखसूस सिस्टम वाली भी, आइनी बेंच की फाली भी, और आलिया कामरान साहिबा वाला भी मामला भी डिस्कस हो गया, पीटीआई की गिरफ्तारी भी हो गई है, और कोई मज़ीद चीज़ रह गई है तो नहीं, मेरा ख्याल है यही है। अब देखें, आईनी बेंच पर ही सारी नज़रें होनी चाहिए, वो अपना काज लिस्ट उसकी आती है किस टाइम। नहीं, 5 रुकनी बैठेगा मेरा ख्याल है, पहले कम अज़ कम 5 रुकनी ना, वो 2 का गुंजाइश छोड़ेंगे। अब उसमें देखें, उसमें भी 3 जजेस तो बहरहाल वो मौजूद हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा, ये इतनी बोरिंग समातें नहीं होंगी। आईनी बेंच बैठने की देर है, फिर आपको बड़ी जूसी खबरें मिलेंगी। बिल्कुल।
चलें देखते हैं अच्छा जी। देखना ये भी है ना, इस आईनी बेंच को दूसरी प्रैक्टिस प्रोसीजर कितना स्पेयर करती है, क्योंकि डेली ड्यूटियां इनकी उन्होंने भी लगानी है। जाहिर है उन्होंने भी ये पाबंद है, इन्होंने चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी जैसे मंसूर अली शाह वाली कमेटी का रोस्टर देखना है हाँ जी कि उन्होंने इनका पूरे महीने का रोस्टर जारी किया, वो आपने ये केस सुनने हैं, बीच में इनको शाम को बैठना पड़ेगा। हाँ जी। और अगर ये नाजरीन उनके लगाए हुए को केस सुनने से इनकार करते हैं, ये कहते हैं कि मैं बेंच में नहीं बैठता, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट है किसी भी जज की तरफ से। तो ये उनको राजी रख के चलना पड़ेगा, जी जी, मुनीब सारे साहब राजी को और मंसूर अली शाह साहब को, उनके बगैर नहीं चल सकते। अगेन शाह साहब आ गए और मुनीब साहब भी आ गए। नहीं, मुनीब मुनीब साहब साहब तो खैर बाहर हो गए। शाह साहब साहब को आप जो है ना फुल टाइम किताबें पढ़ेंगे, नावल पढ़ेंगे और मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे। यस। चलिए नाजरीन अभी कंक्लूड करते हैं वीडियो, वैसे भी ऑलमोस्ट 16 मिनट की होगी। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।